बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और नाजरीन। फ़रीद ख़ान वॉइस फ्रॉम शिकागो से आपके लिए कुछ एनालिसिस लेकर आया। ख़बरें तो आप लोग सुनते रहते हैं। 3-4 टॉपिक है जिसमें वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट से ख़िताब और उस पर कोई 1.5 घंटे का ख़िताब है। उसके अलावा नैब की कारकर्दगी, चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो नोटिस, लग रहा है और कुछ काम है नहीं। आजकल केसेस सारे पुराने जो ठंडे पड़े हुए हैं, सिर्फ सो मोटो पे काम चला रहे हैं लोग, अपनी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। और तीसरा भारत और चाइना की जंग और फिर जो फ्यूचर की डेवलपमेंट है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उसके हवाले से। लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही इस टॉपिक पे बात करूंगा। लेकिन उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से इसको शेयर करें। मेरा टॉपिक आज का जो है वो ख़ास तौर से वज़ीर आज़म साहब के वो पार्लियामेंट से ख़िताब पर है। वो कम आते हैं आजकल, सुना कंप्लेन बड़ी है लोगों की, लेकिन ये कि बजट के अंदर भी मौजूद थे वो और अभी फिर इसमें आज आए और तकरीबन कोई 87 मिनट की उन्होंने तकरीर की है, कोई 1.5 घंटे से 1.5 घंटे के तकरीबन। और बड़ी ज़्यादातर बातें जो थी, ज़्यादातर जो था उसका मौजू वो कोविड-19 था, कोरोना के हवाले से जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं और जो उन्होंने कोरोना के हवाले से लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बात की। वो दुनिया तमाम और बेइंतहा पॉलिटिशियंस उनकी जो एंटी है वो उनकी इस पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे कि जो ना वो ख़िलाफ़ है अभी भी। वो जस्ट मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक गेम प्लान का हिस्सा है और वो अपने आप को एंटी गवर्नमेंट या एंटी इमरान खान बनाने के चक्कर की बात है। वरना जो इमरान खान साहब ने पॉलिसी इख्तियार की है वो बेहतरीन पॉलिसी इस वक्त चल रही है वज़ीर आज़म ने जो की। अब आप देखिए अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर, हालांकि 23 स्टेट्स के अंदर उन्होंने उसको ओपन कर दिया है, टोटल उन्होंने ओपन कर दिया और नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं लॉकडाउन पे या कोई बंद करने पे नहीं जा रहे वो, क्योंकि उनको पता है कि ये कोरोना जो है वो 80-90% लोगों को होगा और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस है वो जो लोग होंगे वो सर्वाइव करेंगे, वो उसको उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अब जो मरने वालों का रेशो है, जो स्टैटिस्टिक्स कह रही है वो 0.5 से 0.1, मैं पहले भी अपनी 2-3 वीडियो में ये बात कह चुका हूँ और अभी भी यही रेशो रहेगा आ रहा है। जबकि इससे पहले मरने की जो तादाद थी, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ है, रिपोर्ट्स हैं WHO की और उनकी, वो तो 2% से ज़्यादा जो डेथ है उसको रिपोर्ट करती है। अनयूजुअल डेथ्स जो है, एक्सीडेंट्स डेथ और जो हॉस्पिटल्स की डेथ है वो इससे ज़्यादा रिपोर्ट होती है। तो मैं समझता हूँ, और यहाँ पे जो हम सर्किल है जो पाकिस्तानियों का और जो गुफ्तो शनीद है और जो, तो वो सब मेरे ख्याल से उस बात के फेवर में है कि किसी भी सूरत के अंदर कर्फ्यू लगा देना वो मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं था, ना है, ना रहेगा। हाँ, स्मार्ट लॉकडाउन जिस एरिया में है वो आप प्रॉपर एरिया के अंदर आप उसको बंद कर दें, एरिया को, लोगों को कंसाइन करें और उनको कहें कि जी आप लोग करें। तो और प्लस फिर ये है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं, एजिड लोग हैं, वो अपने घर में स्टे करें, स्टे सेफ, स्टे एट होम। तो वही पॉलिसी पे काम चलता रहना चाहिए। और अभी यहाँ पे देखिए आप कि सारे होटल्स खुलने शुरू हो गए, टेक अवेज भी चल रहे थे वो, तो अब तो इनसाइड डाइनिंग भी शुरू हो गई है। हाँ, लिमिटेड कर दिया है कस्टमर्स को, अगर 100 की गुंजाइश थी तो 50 आदमी बैठ सकते हैं, 40 आदमी बैठने को कर दिया है। लेकिन अब देखें कितने इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं अमेरिका के अंदर कोरोना के, लेकिन उसके बावजूद जो है ना स्टेट्स अपने आप को ओपन कर रही हैं, क्योंकि आप बिजनेस के बगैर रह नहीं सकते। आप समझे, खाने पिए के बगैर आप रह नहीं सकते। कारोबार होगा तो खाएंगे पिएंगे लेकिन सारे लोग, तो उसमें हवाले से। और पाकिस्तान के अंदर जो रेशो है गुर्बत का, कई दफ़ा उसने वज़ीर आज़म ने और लोगों ने और WHO ने, यूनाइटेड नेशन ने कई दफ़ा ये बात बताई है पाकिस्तान में रेशो का क्या हाल है, परसेंटेज क्या। और आपको खुद को पता है सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो साहिब हैसियत है, जिसे कह सकते हैं आप, या फिर बहुत वेल ऑफ लोग हैं जो अमीर तरीन लोग हैं, 2% से ज़्यादा नहीं, समझ। बाकी जो लोग हैं वो तो गुर्बत की लकीर से नीचे है। आपका मुल्क तो आपने लोगों को बनाया नहीं, आपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप ही नहीं किया आपने,
तबाह कर दिया आपने। पिछले 40 साल में हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की, उसको आपने तबाह कर दिया पिछले 40 साल के अंदर। आपने टेक्सटाइल एरिया में जहाँ पे जो कॉटन ग्रोअर एरिया था वहाँ पे आपने शुगर केन उगवाई है आपने, लेकिन जानबूझकर आपने धो किया है अपने मुल्क के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को, पड़ोसी दोस्तों को खुश करने के लिए। उनके कहने पर नवाज शरीफ साहब ने वो टेक्सटाइल एरिया को, टेक्सटाइल को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन अब आपकी टेक्सटाइल कुछ भी नहीं है। अब आप बांग्लादेश के बजट की बात कर रहे हैं, लोग मैसेज आते हैं जी बांग्लादेश के अंदर यूँ हो गया, बांग्लादेश का टक्का आपसे ज़्यादा है। तो सही है, वो अपने मुल्क से सिंसियर है। आप अगर अपने मुल्क से सिंसियर होते तो मुल्क तरक्की करता, इंडस्ट्री तरक्की करती। आप तो ब्लैकमेलर हैं, हर चीज में तो माफिया बैठा हुआ है इसके अंदर। आज सुप्रीम कोर्ट कभी चीनी को कहता है माफिया, कभी आज जो है ना उन्होंने ड्रग माफिया कह दिया। जो ड्रैप के अंदर है ड्रग रेगुलेटर, वो भी माफियाज है, समझो। ब्यूरोक्रेसी है, वो भी एक माफिया है। यहाँ तो हर शख्स, हर ग्रुप वो माफिया बना हुआ उस मुल्क के अंदर। क्यों? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, एहतसाब नहीं है। जब तक एहतसाब प्रॉपर नहीं होगा तब तक सही नहीं होगा। मैं बात जो करना चाहूँगा वो दूसरे हवाले से, जो सेकंड फेज था इमरान खान की वज़ीर आज़म साहब की तकरीर का असम्बली के अंदर, उस पर उन्होंने अपोजिशन से कहा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये मुल्क जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक आप ईमानदार जो ना आप नहीं लेकर आएंगे लोगों को। लेकिन आप कहाँ से लेकर आएंगे ईमानदार? यहाँ तो एक रेहड़ी वाला भी चोर है, बेईमान है। लेकर आपने मौलाना तारिक जमील साहब का एक वाक़या आया था फैसलाबाद का, एक ठेले वाला रो रहा था लेके बुढ़ा कि जी सेब की पेटी उंडेली, तो सेब की पेटी जो है ना, ऊपर में तो सारे सेब अच्छे हैं, पीछे की जब पेटी उंडेली है मैंने रमज़ान के दिनों में, तो सारे नीचे से सेब सड़े हुए निकले। अब भाई बताइए मुझे, आप किसको आप देंगे, आप किसको बोलेंगे? तो बात मैं आपसे पिछली वीडियो में भी कहा, उससे पिछली, कि जब तक आप 10-15 लोगों को आप सजाएं नहीं देंगे, समझे ना। ये मेरा मैसेज एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी है। आप अगर मुल्क को रखना चाहते हैं, मुल्क चाहते हैं कि मुल्क रहे और आप रहे, इसमें आपको तनख्वाहें मिलती रहे, तो आपको एहतसाब करना पड़ेगा। अगर आप नवाज शरीफ को 10 साल के लिए जेल में बंद कर देते तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे खौफ तारी होता कि यार एक इतना स्ट्रांग, इतना 40 साल से पॉलिटिशियन आदमी वो जेल में बंद है करप्शन के अंदर, तो इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट करेक्शन की तरफ जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट। मगर आपने अभी इस्लामाबाद में, और जो लोग मीडिया में कह रहे हैं, और जो व्लॉगर भी हैं कुछ, उनकी मैसेजेस आए हैं, वो बात कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में ये बात अब ओपन होती चली जा रही है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए आपने नवाज शरीफ साहब को निकलवा दिया मुल्क से बाहर, उनकी बातें मान ली, और उनको जो ना कई आदमी उनके कहने पर आपने सारे छोड़ दिए, आपने उनके नायब नहीं ले। तो ये एहतसाब थोड़ी है, ये एहतसाब ऐसा नहीं होता। एहतसाब को आपको या तो आपको चाइना वाली पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी या नॉर्थ कोरिया वाली पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। हमें कुछ आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। अब मैंने सुना कि ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर की उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम लोग सब दूध के धुले। उन्होंने अपनी मुल्क, अपनी हुकूमत की करप्शन की बात नहीं की, दोहराई कि हमने करप्शन नहीं की। आप उनके बयान को सही तरह पॉजिटिव हो गए, सुनिए आप उनके बयान को। उसको जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी मुझे तो मिला ही डेफिसिट के साथ है गवर्नमेंट, मुझे तो मैं कहां से करूं, तो बात ये है कि वो सही कह रहे हैं। आप भी पहले यही कहते रहे, आपने भी जो पिछले 3 गवर्नमेंटें ली है वो पीपल्स पार्टी ने, वो जी हमें नवाज मुशर्रफ ने दिया नुकसान में, वो मुशर्रफ पीपल्स पार्टी हटी तो नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा जी हमें तो नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी ने लॉस में दी गवर्नमेंट, और नफा नुकसान में थे, और यूं था और वो था, और उन्होंने सारे ड्रामेबाजी है। जब तक आप सही नहीं होंगे, आप अपने गिरेबान में झांक के देखें ख्वाजा आसिफ साहब और जो राना सनाउल्लाह साहब, अपना एहतसाब आदमी, इंसान खुद जितना अच्छा कर सकता है ना, उतना कोई नहीं कर सकता।
आप बैठे किसी दिन मुसल्ले पे अल्लाह ताला के आगे और बताएं उसको कि मैंने कितना जुर्म किए, कितने ज्यादतियां किए, कितना पैसा लूटा है मैंने। यहां बच जाएंगे तो क्या होगा? यहां के बचने से कुछ नहीं होगा। जाना तो वही आपको 2 गज जमीन के अंदर है, और वहां जाके जो जवाब देना होगा, आपको हिसाब किताब देना होगा, वो आप सोचें। आप खुद हराम खा रहे हैं, अपने माँ बाप को हराम खिला रहे हैं, अपनी औलाद को हराम खिला रहे हैं। क्या आपकी हराम की औलाद आपके काम आएगी? कभी नहीं आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नेक औलाद सदका जारिया है। तो नेक औलाद कहां से लेकर आएंगे आप? जिनको हराम खिलाएंगे आप सारी जिंदगी, उनको लेकर आएंगे? वो देखें 2 मुस्टंडे बैठे हुए, जिनको ना अपनी माँ के मरने पे आए, वो ना अपनी बहन को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए, वहां पे लंदन के अंदर अय्याशियां कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होगा। सबको हिसाब देना होगा, सबको जवाब देना होगा। आज नहीं तो कल सबकी बारी आएगी। तो ये मुल्क तरक्की उसी सूरत में करेगा जब सियासतदान अच्छे होंगे। जब सियासतदान ईमानदार होंगे तो फिर किसी फौजी की, किसी ब्यूरोक्रेट की, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आगे आए। अगर ये अपोजिशन, मैं दावे से कहता हूं, ये सारी अपोजिशन चले बेईमान है, चोर है, अगर ये इस वादा करे और हलफ उठा के ये इमरान खान का साथ देना शुरू कर दे, तो आप देखिए ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट का क्या हाल होता है। छोड़ दें अपनी बदमाशियां, आप मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। इंडस्ट्रीज लगाएं आप अपने पैसों से, जो कमाया आपने हराम का हलाल का पैसा, उससे इंडस्ट्रीज लगाएं मुल्क के अंदर। आप इंडिया में लगाते हैं, आप जर्मनी में पैसा खरीदते हैं, आप मकान, आप जो है वहां जाके खरीदते हैं मकान, इंग्लैंड के अंदर अपने सरे महल और दूसरी चीजें, आप वो पैसा यहां लगाइए ना, आपको कोई कुछ नहीं बोले। आप इमरान खान का, वजीर आजम का साथ दें, आप इस मुल्क को स्ट्रेंथन करें। जब आप इस मुल्क को स्ट्रेंथन करेंगे तो आपकी भी बारी आएगी। को सारी से कितनी उम्र का है अभी इमरान खान साहब की उम्र? 70 साल तो हो गई है, कितने साल और उनको जिएंगे, लेकिन आपकी भी बारी आएगी। अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उनको हिम्मत दे। जिस तरीके से सारे उनके टांगे खींचने में लगे हुए, तो कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है। अवाम बेजार है। हर वक्त में मैं अपोजिशन से भी कहूंगा और मैं एस्टैब्लिशमेंट से भी कहूंगा, अपने आप को सीधा कर ले, अभी भी वक्त है। अगर फ्यूचर के अंदर ऐसा ना हो कि अवाम सियासत से और पार्लियामेंट से मुतनफ़र हो जाए, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अवाम रोडों पे निकली होगी, इनकलाब आएगा, तो ये सारे बह जाएंगे, सारे के सारे। या फिर सारे लोग बाजवा साहब जैसे और राहिल शरीफ साहब जैसे नहीं होते, कभी कभी कुछ लोग जनरल मुशर्रफ जैसे भी आ जाते हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा मैं शायद अयूब खान साहब की मिसाल भी दे सकता हूँ सख्ती के मामले के अंदर। तो फिर वो एक खूनी इनकलाब आएगा। उस तरफ जाने से बचने की कोशिश करें सब लोग, वो बहुत ख़राब होगा। फिर उसमें कोई अलीफ और नून और बी और बे और राना सनाउल्लाह साहब और परवेज खटक साहब, कोई नहीं बचेगा। वो इनकलाब बहुत खतरनाक होगा। तो जाते जाते फिर मैं अपने दोस्तों नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मेरी वीडियो ना पसंद आए तो प्लीज़ व्यूज़ में लिखिए, अपने कमेंट्स में डालें मेरी वीडियो ना पसंद आए आपको। और अगर कोई अच्छी सजेशन आप देना चाहें तो वो भी लिखें इस वीडियो के उसके कमेंट्स के कॉलम के अंदर। जितने आप लिखेंगे ज़्यादा मेरे लिए बेहतरी होगी, लेकिन जो मैं सजेशन और दे सकता हूँ मुल्क को, कौम के लिए। हम यहाँ बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी, मतलब शायद हमें आप समझते हो कि हम लोग खामा खा का मुल्क की सियासत के अंदर और उसके अंदर हिस्सेदार, लेकिन हमारा खून वही है, हमारा दिल वही है, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप की कब्रें वहीं पर हैं, हम सब लोग वहीं पर होते हैं दिली तौर पर। हम कोई अपनी खुशी से यहाँ नहीं आए,
ये एक अलग बात है, फिर बात किसी और वक्त बात करेंगे। मेरे जो अजीज़ दोस्त हैं वो जानते हैं कि किस वजह से मैं यहाँ पर आया था। तो जनाब कल तक के लिए अल्लाह निगहबान, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।